नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत के उद्योगपति भारत छोड़कर जा रहे हैं और सरकार अपनी सारी नीतियां उनकी आरती उतारने, उनको खुश करने के लिए बनाती रहती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में कितने बुरे हालात हैं। मैंने आपको ये भी बताया था अपने वीडियोज़ में, जो दूसरा चैनल knocking-news.com, नॉकिंग न्यूज़ जो चैनल है उस पर KNOCKINGNEWS, उस चैनल पर ये वीडियो हैं। और उन वीडियोस के ज़रिए मैंने बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने हाल के हफ्ते भर में रखी हैं कि कैसे पूरी दुनिया परेशान है, कैसे अमेरिका में लोग थोक के भाव नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ लोगों का शोषण हो रहा है। ये भी बताया था कि भारत में शोषण किस स्तर पर पहुँच गया, और ये भी बताया था कि लॉकडाउन के बाद छोटे व्यापारी और मज़दूरों की किस तरह दुर्गति हुई है। ये मेरे कल के वीडियो में था इसी चैनल पर। और उसके बावजूद उद्योगपति कैसे बढ़े हैं, यानी हर चीज़ उद्योगपतियों के लिए हो रही है। चीन को हम अपना दुश्मन बताते हैं, लेकिन सब कुछ चाइना फ्रेंडली हो रहा है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चीन के जिन चीज़ों को आप बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं, अगर आप आम आदमी के नज़रिए से देखें, एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर क्लास आदमी, गरीब आदमी, मज़दूर आदमी के नज़रिए से देखें और चीन की नीतियों की तरफ आप ध्यान दें, तो आपको अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारी सरकार को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। आज चीन के उन्हीं कदमों के बारे में बात करने वाला हूं और किस तरह से उन्होंने अपने देश के जो उद्योगपति हैं उनको बांध कर रखा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चीन का मसला आया और हम बात कर रहे हैं कि चीन किस तरह से जो काम करता है वो हमारे देश के लिए बुरा है। ये बात तो बिल्कुल तय है। चीन हमारा दुश्मन है, हमारी सीमाएं मिलती हैं, हमारे बहुत सारे सीमा के विवाद चीन के साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अपने लोगों के लिए कैसा है, क्योंकि हमारी सरकार से भी हम वही बात करना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए वो कैसी है। और जब हम भारत में लोगों के प्रति सरकार की नीतियों की बात करते हैं तो हमको दूसरे देशों से तुलना करनी पड़ती है, इसलिए हम चीन से भी तुलना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में ये मांग उठ रही है, ये कानून बनाने की मांग उठ रही है कि जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर, जो बड़े अरबपति हैं, चुनिंदा 300, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए ताकि जनता का टैक्स का बोझ कम हो। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि यही एक सॉल्यूशन है कि जो चुनिंदा अरबपति भारत के हैं उनको छांट के उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा दौलत इनके पास है। ये दौलत भी प्रिविलेज लेकर कमाते हैं। इनको नॉर्मल तरीके से, हम रिजर्वेशन, गरीब आदमी के रिजर्वेशन को तो रोते रहते हैं, हमारे रिजर्वेशन से 1000 गुना रिजर्वेशन इस देश में उद्योगपतियों का है। सारी संपत्ति पे उन्हीं का रिजर्वेशन है, देश की संपत्ति, देश की भूमि, सब पे उनका रिजर्वेशन है। सारी नीतियाँ उनके हिसाब से बनती हैं, हम सब रोज़ देखते हैं। अब चीन की तरफ देखने की बात आती है और चीन की नीतियों की बात आती है। अब हम सीधे चलते हैं चीन के बाद, ताकि आपको अब मैंने ये सारी चीज़ें याद दिला दी हैं और आप चीन के हालात से इसको तुलना करते जाइएगा, कंपेयर करते जाइएगा। माओ की विस्तारवादी नीति के बारे में हमने पढ़ा होगा। वही माओ त्से-तुंग, जो चीन के एक तरह से देखा जाए तो जो वर्तमान चीन है इसके संस्थापक थे, वामपंथी चीन के और इस चीन के जो संस्थापक थे माओ त्से-तुंग, उनकी एक नीति थी। उस नीति को चीन ने फिर से अपनाना शुरू कर दिया, उस पर जाना शुरू कर दिया है, और वो थी कॉमन प्रॉस्पेरिटी, यानी आम समृद्धि की नीति। इस नीति का मकसद ये था कि जो कुछ है चीन में वो सबके बराबर होना चाहिए और उसमें सब लोगों को प्रगति मिलनी चाहिए, सबके पास धन होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और लोगों के ऊपर ज़्यादा संसाधन हो और आम लोगों के पास कम संसाधन हो। और ये नीति चलते चलते धीरे धीरे सरकार बदलते बदलते एक दौर वो आया चीन में कि सारी नीतियाँ औद्योगिकीकरण की, जो अमेरिका की नीतियाँ थी, उनको अपना लिया गया। सोवियत यूनियन उसके लिए लगातार चीन को आगाह करता रहा, उत्तर कोरिया आगाह करता रहा और बहुत सारे दुनिया के देश चीन को आगाह करते रहे, लेकिन वो अपने समाजवादी वामपंथी रास्ते से हट गया और उसने अपने देश में लगातार उद्योगपतियों को समृद्ध किया और उनको बहुत रिच बनाता चला गया। इसके दुष्प्रभाव पर भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चीन के अंदर मज़दूरों का बुरी तरह से शोषण होता है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में भी भेदभाव है और किस तरह से एजुकेशन में भेदभाव है। लेकिन अब
शी पिंग जो एक नीति लेकर आए हैं, जो नीति अब वापस लेकर आ रहे हैं माओवादी, उस नीति का प्रभाव चाइना पे साफ देखा जा रहा है और धीरे धीरे करके वो जो डिस्पैरिटी थी उसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। एक वीडियो बनाया था मैंने, वो था चाइना के ऊपर कि किस तरह से चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जो अदर देन स्कूल वाली एजुकेशन देती हैं, उनके ऊपर चीन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। चीन ने ये तय किया है कि कोई भी प्राइवेट एजुकेशन कंपनी अलग से कोई ऐसी शिक्षा नहीं देगी। जो पढ़ेंगे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, और बच्चे स्कूल में इसलिए पढ़ेंगे कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाएगी ऐसा करने से, और जो स्कूल के अंदर शिक्षा मिलती है वो ही सबको मिलनी चाहिए ताकि सबको बराबर शिक्षा मिले। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको ज़्यादा बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि उनकी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे लिखा कि इससे एजुकेशनल डिस्पैरिटी बढ़ती है। अमीर आदमी और अमीर हो जाता है क्योंकि उसको बेहतर शिक्षा मिल रही है, और गरीब आदमी और नीचे चला जाएगा क्योंकि गरीब को ख़राब शिक्षा मिल रही है। ये बीमारी हमारे देश में भी आई नरसिंह राव जी के बाद में, जो उदारीकरण की नीतियाँ आई जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई दूर दूर तक संकेत भी नहीं है कि इसको किसी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन चीन ने अपने एजुकेशन सिस्टम में इस भेदभाव को ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ बायजूस और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और वो बहुत सारा अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। जितनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की चेन थी पूरी की पूरी ख़रीद ली गई हैं, और अब ये जो कंपनियाँ आई हैं इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है एजुकेशन को। कंपटीशन के लिए अलग पढ़ाई करो, इसके लिए अलग पढ़ाई करो, आईआईटी के लिए अलग करो, आईआईएम के लिए अलग करो, और जिसके पास पैसे नहीं है वो चपरासी का फॉर्म भरो। ये दशा इस देश की है। लेकिन चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, और इन सारी कंपनियों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। और ये माना जा रहा था कि इन कंपनियों पे लगाम लगाने से चीन की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगेगा। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इसी के नाम पे शोषण की नीतियाँ लागू की जाती हैं और उद्योगों को सब कुछ दिया जाता है। उसने अपनी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। एक और चीज़ थी, वीडियो था गेमिंग वाला। किस तरह से जो गेमिंग कंपनियां हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, उन बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों का जो टेंसेंट, जो उसने पूरे हिंदुस्तान में पबजी के नाम पे बवाल मचाया हुआ है, उसके ऊपर भी चीन ने लगाम कस दी है। 1 घंटे से ज़्यादा, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा कोई भी बच्चा गेम नहीं खेलेगा, और एडल्ट 1 हफ्ते खेलेगा। इससे ज़्यादा खेलेगा तो कंपनी पे एक्शन होगा, जो गेमिंग कंपनी है। चीन की सरकार ने एक्शन जनता पे नहीं किया, या हर चीज़ पे जनता पे एक्शन होता है। गाड़ियाँ प्रदूषण ना करें इसके लिए सर्विस सेंटर पे कोई हो, या सरकार पे कुछ हो, या गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए कुछ प्रॉपर सिस्टम हो, उसकी जगह आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। आप ही सर्टिफिकेट बनवाओ, और कम निकलेगा तो आप ही फंसो। ऐसा हर चीज़ में देखा जाता है। आप मकान बनाने जा रहे हो, आप ही नक्शा बनाओ, अभी पास करा के लाओ, और बाद में 19-20 निकला तो आप ही फंसोगे, और पैसा खा के सरकार का आदमी उस मकान को 4 गुना बनवा देगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि जो कंपनियां हैं वो किसी भी हालत में, जो गेमिंग कंपनियां हैं, इनको कर्व करो और इनके ऊपर सख्ती लगा दी ताकि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। ये गेमिंग एक नशा है जो देश के निर्माण में अड़ंगे लगाता है, ऐसा चीन का मानना था। कोई भी बड़ी कंपनी, आप इसको इस तरह से मत देखिए, वहाँ पे मसला दूसरा है। वो अपने आम आदमी को, जो मैंने कहा कॉमन जो समृद्धि है, आम समृद्धि, वो स्कीम है और वो ध्यान है, वो मकसद है। तो बड़े वाले जो अमीर लोग हैं उनके पर कतरे जा रहे हैं ताकि जो बहुत ऊपर टॉप की क्रीम है उसको कम करके नीचे लाया जाए और नीचे वालों का ख्याल रखा जा रहा है। ये उनकी पॉलिसी है। अभी इन्होंने, देखिए मैंने आपको बताया, एजुकेशन सेक्टर के पर कतर दिए ताकि कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो। कुछ दिन पहले ही जैकमा का आपने पढ़ा होगा किस तरह से उनकी कंपनी के ऊपर अंधाधुंध जुर्माने लगाएगा, और इतने जुर्माने लगाएगा जिसका कि यहाँ का कोई उद्योगपति सोच भी नहीं सकता। 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना कुछ होता है। इतना तो पूरा का पूरा टर्नओवर नहीं है हिंदुस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का। इतना जुर्माना उन्होंने जैकमा के ऊपर लगाया था क्योंकि जैकमा ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया था। बाद में वेस्टर्न मीडिया ने उसको ये कह के प्रचारित किया कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता था। जैकमा गायब हो गए थे, उनकी कंपनी के पूरी तरह से पर कटर दिए गए थे। अब आप कुछ भी कहें लेकिन उद्योगपतियों को साइज करके रखते हैं। एक और कंपनी थी डीडी कैब, और डीडी कैब जो है वो इतना ज़्यादा चाइना में फेमस हो गई थी, पूरे वेस्ट में फेमस हो गई थी। डीडी कैब को
अमेरिका में डीडी कैप अपना शेयर लाने जा रही थी। जैसे ही डीडी कैप ने अमेरिका में शेयर लॉन्च करने का सोचा, यानी उनको लगा कि ये कंपनी और बड़ी हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरा, ये कंपनी जब विदेशी फंडिंग लेगी तो उनके लिए काम करेगी। कोरोना काल के दौरान जब आइसोलेशन कर रहे थे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे, तो चीन की सरकार को डेटा चाहिए था और उस डेटा के ज़रिए ही वो लोगों को ट्रैक कर सकते थे। वो डेटा सरकार के पास नहीं था, डीडी कैप के पास 50 करोड़ लोगों का डेटा था। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, ये सब डीडी कैप के पास रिकॉर्ड में था। अमेरिका और चीन की सरकार ने उनसे कहा कि ये डाटा हमें दीजिए। चीन की सरकार को उन्होंने डाटा दिया। इसके अलावा टेंसेंट से भी डाटा लिया, बहुत सारी कंपनियों ने डाटा लिया। और उस डाटा को लेने के बाद सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि चीन की जो सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खतरनाक जानकारियाँ इन कंपनियों के पास हैं। और अगर ये कंपनियाँ अमेरिका से पैसे लेकर अपनी कंपनी चलाती हैं, अमेरिका के लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होगा, तो ये कंपनियां देश के साथ में घात करेंगी। ये हमने देख लिया, लगातार देखते आ रहे हैं। कोई भी उद्योगपति अपने देश के प्रति वफादार नहीं होता, तो चीन वाला कैसे हो सकता है। हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आखिर में लंदन में किला ही लगता है सबको, भाग जाते हैं। कोरोना आया था, सारे उद्योगपति भाग गए थे इंडिया छोड़ के कि यहाँ तो बीमारी फैल रही है, भाग जाओ। और वो लौट के भी आ गए। बहुत बड़ी बात है कि एक तो गैलानियाँ छोड़ के गए थे कि भैया यहाँ पे हमारी जान को खतरा, हम जा रहे हैं, और ऐसे करके चले गए थे, आपको पता होगा। टीका नरेश। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसके आईपीओ निकालने पे रोक लगा दी। उस कंपनी की हालत आप देख लीजिए अब, डीडी कैप की। इसी तरह से चीन अपने यहाँ पे सारे उद्योगपतियों को राइट साइज रखता है। आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा ख़तरनाक है, और हमारे जैसे पूंजीवादी देश में या वेस्टर्न मीडिया की नज़र में तो ये बड़ा ख़तरनाक गुनाह कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। इकोनॉमी डूब जाएगी, जीडीपी डूब जाएगी। लेकिन नहीं, समता बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हो सकता है आपके विचार इससे मुख्तलिफ हों, लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी भी देश में गरीब को उतना गरीब नहीं होना चाहिए और अमीर को उतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो अमीर इतना पावरफुल हो जाए कि देश की सारी नीतियों को नियंत्रित करने लगे, और इस आदमी को जब जितना जैसे चाहे वैसे इसको प्रताड़ित कर सके और वैसे के वैसे इसका फ़ायदा उठा सके। आज उन्हीं नीतियों का नतीजा है। कल का वीडियो मेरा देख लीजिए कि लॉकडाउन में किस तरह से लोग मारे गए, किस तरह से लोगों ने नरक से भी बुरे हाल में इसी देश में जिया, जो भारत माता की गोद में उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा था उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार करने वाले भी अपने ही थे, और उस दौरान हो रहा था जब दूसरे अरबपतियों की, जैसे किसी के एटीएम से पैसे गिरते हैं, उससे करोड़ गुना ज़्यादा रफ्तार से दौलत बढ़ रही थी। ये कुल मिला के स्थिति है, और इसीलिए दोनों देशों का कंपैरिजन ज़रूरी था। एक तरफ चीन है जो अपने उद्योगपतियों को ज़्यादा भाव नहीं देता, उनको साइज़ करके रखता है, और आम समृद्धि की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उनकी, जो उस आइडियोलॉजी की तरफ वापस लौट रहा है, उस शिपिंग के नेतृत्व में लौट रहा है जिसके पिता इस उदारीकरण की नीति के समर्थक थे, जो जेल में रहे, लड़े कम्युनिस्ट पार्टियों से, और उन्होंने ये अमेरिकी उदारीकरण को लेके आए। आज वो कम्युनिस्ट पार्टियां और वो चीन ये रियलाइज़ कर रहा है कि हमारी गलती थी। अमीर इतने ज़्यादा अमीर हो गए कि गरीब आदमी की दुर्गति है। किस तरह से मज़दूरों को, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 7-7, 8-8 घंटे रोज़ ओवर टाइम कराया जाता है। ठीक से टॉयलेट नहीं होते हैं, ठीक की डॉर्मेट्री नहीं होती है, और किस किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आबादी की पॉलिसी लाई गई है, एंटरटेनमेंट की पॉलिसी लाई गई है, स्पोर्ट्स की पॉलिसी लाई गई है, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई हैं वेलफेयर की, ताकि जो सबसे नीचे का तबका है उसको संतुष्ट किया जा सके, उसको थोड़ा सा ऊपर लाया जा सके। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बेइंतहा दौलत बटोर ली है और देश के सिस्टम को प्रभावित करना चाहते हैं, इनको थोड़ा नीचे लाया जा सके। ये सारा सब कुछ जो है वो आपके सामने है। अब आप सोचिए कि दो तरह का सिस्टम है, एक वहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ सरकार जो सुविधाएं मिल रही थी, एक सरकार नहीं, मनमोहन सिंह के ज़माने से सिलसिला शुरू हुआ था, सब्सिडियाँ कट करो, सब्सिडी हरामखोरी होती है, सब्सिडी ये होता है वो होता है, यही चल रहा है। खाद से किसान की सब्सिडी हटा दो, गरीब की सब्सिडी हटा दो, गैस से सब्सिडी हटा दो। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत 1-1.5 साल से बोल रहा हूं कि जब से गैस की सब्सिडी हट रही थी, आप मेरे फेसबुक पे भी चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो भी बनाया कुछ। लगातार लकड़ी जलाएंगे लोग और पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ेगा। गैस से कम प्रदूषण होता था, आपने उसको रोक दिया,
और जंगल काटने के लिए लोगों को फिर से छोड़ दिया। अब वो सब भी हो रहा है, लेकिन सरकार हर तरफ से कटौती कर रही है। कटौती अगर कहीं नहीं कर रही है तो फिर वो एक जगह है, और वो है उद्योगपति। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि किसी भी हालत में जो बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, वो छोड़ के जाना है तो जाएंगे। आप उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी वो जा रहे हैं। कुछ सख्ती करें, उनसे कुछ पैसा निकालें, उस देश के आम नागरिकों की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाएं। ये इतना महंगा पेट्रोल नहीं चलेगा। एक बार आपने दाम कम कर दिया, उसके बाद में फिर बढ़ा देंगे, उतना पहुंचा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उस वीडियो की भावना को आप समझिए। इस देश के जो आम लोग हैं वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इस देश का जो वंचित तबका है वो नीतियों में प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, ना कि वो लोग प्रायोरिटी पे होना चाहिए। देश में चुटकी भर हैं जिनका बहुमत इतना भी नहीं है कि सारे मिलके अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालें तो किसी को चुनाव में जिता सकें इस देश पे, लेकिन उनका हक इतना है कि इस देश की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी मुट्ठी में हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में डालें। ख़ास तौर पे फेसबुक पे जो दर्शक हैं वो फेसबुक के ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि ये सब जानकारियाँ अब लोग भूल गए, इन पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हम सब लोग उसी वेस्टर्न मीडिया के रंग में रंग गए हैं। इसको पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इस पे बात करें, इस पे एक विचार करें, सोचें, अच्छा सोचें, बुरा सोचें, कम से कम एक विचार उनके दिमाग से होकर गुजरेगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो फेसबुक पर हैं वो फेसबुक के पेज को लाइक ज़रूर कर लें। हमारे फेसबुक के पेज पे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ज़रिए भुगतान करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। जो लोग मेंबर बनते हैं भुगतान करके, उनको सारे लोग कुछ प्रिविलेज देते हैं। मैं आर्थिक आधार पे कोई भेदभाव इस चैनल पे नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप सपोर्ट का सिस्टम रखें, अनुदान दें, ना कि आप कोई अधिकार हासिल करें। और इसीलिए जो फेसबुक का सब्सक्राइब बटन है उसके ज़रिए आप भुगतान तो करते हैं, लेकिन आपको मैं कोई प्रिविलेज नहीं दूंगा। प्रिविलेज सिर्फ इतना होगा कि आप सब्सक्राइबर होंगे, विशिष्ट सदस्य होंगे, ये सम्मान आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ स्क्रीन पे भी लिख रहे हैं, OKICICI girijesh@OKICICI, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में एक बारकोड भी आएगा, इसको स्कैन करके ही भुगतान कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें वो लोग मेल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, कमेंट करें, बहस करें। नमस्कार, जय हिंद।